हेलो एवरीवन, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ को सबसे अच्छी विधि माना जाता है और इसमें भी रेखीय ग्राफ सबसे प्रभावी होता है। रेखीय ग्राफ में एक राशि की दूसरी राशि पर निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में दो अक्षें होती हैं, एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है। मान लीजिए हमने एक्स अक्ष पे समय ले लिया, वाई अक्ष पे वेग ले लिया, तो ये जो ग्राफ आएगा वो समय अक्ष के प्रति वेग की निर्भरता को दर्शाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए एक अक्ष पे हम समय ले लेते हैं, एक अक्ष पे हम स्थिति ले लेते हैं, तो वह समय के सापेक्ष स्थिति की निर्भरता को दर्शाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो रेखीय ग्राफ है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें स्थिति समय ग्राफ, नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि स्थिति समय ग्राफ यानी जो ग्राफ है वो किस किस के मध्य खींचा जाना है। उसमें एक राशि होगी स्थिति और एक राशि होगी समय। जैसे कि मैं यहां पे ग्राफ अगर खींचूं, ये एक्स अक्ष हो गई, ये हमारी वाई अक्ष हो गई, ये मूल बिंदु O हो गया, इधर हमने ले लिया समय और इस साइड हमने ले ली स्थिति। यानी समय और स्थिति के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जब टाइम t1 था उस वक्त किसी वस्तु की स्थिति x1 थी, जब टाइम t2 हो गया तो वस्तु की स्थिति कितनी हो गई x2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति समय ग्राफ हम इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्थिति समय ग्राफ की और हम कह रहे हैं एक समान गति के लिए स्थिति ग्राफ, एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले पता होना चाहिए एक समान गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है, यानी उसकी स्थिति में समान रूप से परिवर्तन होता है, तब वो गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। तो एक समान गति के लिए अगर हम लोग स्थिति समय ग्राफ की बात करते हैं तो स्थिति समय ग्राफ देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं ये मूल बिंदु O, इस तरफ हमने ले लिया समय यानी ये समय अक्ष हो जाएगी, इस साइड हमने ले लिया स्थिति, तो हम बोल देंगे कि ये हमारी क्या है, स्थिति अक्ष है। तो याद रखेंगे एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यानी एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसे होता है, सरल रेखा के रूप में होता है जो समय एक्स के साथ एक निश्चित कोण बनाती है। अगर हम लोग बात करें असमान गति के लिए, असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, असमान गति जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान रूप से परिवर्तित होती है। तो याद रखेंगे असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ये हमारा समय हो गया, ये हमारी स्थिति हो गई। तो स्थिति समय ग्राफ सीधी रेखा के रूप में न प्राप्त होकर एक टेढ़ी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। तो एक समान गति के लिए सरल रेखा के रूप में मिलता है और असमान गति के लिए
वक्र के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ द्वारा वेग का निर्धारण। नाम से ही आपको पता लग रहा है स्थिति और समय, यानी समय और स्थिति के बीच में ग्राफ होगा। और आपको पता है अगर समय के साथ स्थिति बदले तो वो किसको प्रदर्शित करता है, वेग को। तो किस तरीके से वेग का निर्धारण करते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हमने कहा ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु। इस तरफ हमने समय लिया तो ये हमारी समय अक्ष हो गई। इस तरफ हमने वेग लिया तो ये हमारी वेग अक्ष हो गई। सबसे पहले चित्र को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि माना कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, तो जब वो एक समान गति करेगी तो उस स्थिति में उसका जो स्थिति समय ग्राफ आएगा वो समय अक्ष के साथ सरल रेखा के रूप में होगा। और वो सरल रेखा समय के साथ, जो समय अक्ष है उसके साथ थीटा को न्यून कोण बनाती हुई दिखाई देगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है वो एक समान गति कर रही है। वस्तु बिंदु O से गति प्रारंभ करती है। किसी क्षण t1 पर उसकी स्थिति x1 है और जैसे ही समय बढ़कर t2 होता है उसकी स्थिति x2 हो जाती है। यानी t1 पे स्थिति थी x1 और t2 पे उसकी स्थिति कितनी हो गई, x2 हो गई। तो अगर हम कहें कि वस्तु में विस्थापन, यहीं पे कर देते हैं, वस्तु में विस्थापन, तो विस्थापन कितना होगा आप जानते हैं, विस्थापन होता है स्थितियों का अंतर। तो हम कह देंगे विस्थापन यानी स्थितियों का अंतर। पहले स्थिति x1 थी, बाद में स्थिति x2 होगी, तो अंतर कितना हो गया, x2 माइनस x1। अगर हम कहें कि वस्तु का वेग, तो वेग किसके बराबर होता है, अगर हम कहें वस्तु का वेग v है तो आपने पढ़ रखा है वेग होता है विस्थापन और बटे समयांतराल। अगर हम बात करें वेग की तो v है और विस्थापन कितना हुआ आपने देखा x2 माइनस x1 हुआ। और समयांतराल देखिए पहले समय t1 था, बाद में समय t2 हुआ, तो समयांतराल कितना हो गया, अगर हम अंतर की बात करें तो वो कितना हो गया t2 माइनस t1। तो v हो गया x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। अगर हम कहें चित्र से, ये जो चित्र बना हुआ है उससे अगर हम लोग बात करें, हम कहें tan थीटा हमें ज्ञात करना है, तो tan थीटा देखिए tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया BC और आधार कितना हो गया AB। अब BC का मान B से C तक देखिए ये वैल्यू x1 ये x2, तो ये अंतर कितना हो गया x2 माइनस x1, तो ये अंतर तो हो गया x2 माइनस x1। और बात करें AB की, देखिए A पे वैल्यू t1 B पे वैल्यू t2, तो कितना हो गया t2 माइनस t1। आप देख रहे होंगे अगर हम कहें ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम ये कहें ये सेकंड है और हम इन दोनों की तुलना कर दें, तुलना करने पर तो आप देख रहे हैं राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। v बराबर कितना हो गया tan थीटा। परंतु अगर हम बात करें tan थीटा की, tan थीटा क्या है, tan थीटा है यहाँ पे स्थिति समय वक्र की प्रवणता, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम ढाल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर हो गया, स्थिति समय वक्र की प्रवणता के। यानी आप कह सकते हैं
v क्या चीज है? वस्तु का वेग, और वो किसके बराबर हो जाएगा? स्थिति समय वक्र की प्रवणता के। स्थिति समय वक्र की प्रवणता, यानी हमने ज्ञात कर लिया कि अगर हमें किसी वस्तु का वेग ज्ञात करना है तो अगर हम स्थिति समय वक्र की प्रवणता यानी ढाल यानी tan थीटा का मान ज्ञात कर ले तो हम वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वस्तु का वेग दो तरह से ज्ञात करते हैं, यानी विस्थापन बटे समय से भी आ जाता है, और अगर हमें कहीं पे भी रेखीय ग्राफ दे रखा हो तो उस स्थिति में अगर हमें वस्तु का वेग ज्ञात करना हो तो वो क्या कैसे ज्ञात करते हैं? स्थिति समय वक्र की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से वस्तु का वेग हमें प्राप्त हो जाता है। स्थिति अब हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं, स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। यानी अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो स्थिति समय ग्राफ से उसकी गति को हम किस प्रकार से एनालाइज करें, किस प्रकार से बताएं कि उसकी गति कैसी है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी कई सारी अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है, हम लोग उनकी बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि वस्तु विराम अवस्था में हो, यदि वस्तु विराम अवस्था में हो या है तो तब स्थिति समय ग्राफ कैसे होगा? देखिए, विराम अवस्था में यानी समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम स्थिति समय ग्राफ की बात करें तो स्थिति समय ग्राफ कैसे आएगा? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु O है, इस साइड समय हो जाएगा, यानी ये समय एक्स ले होगा इस साइड। जिस साइड हमने स्थिति ली है वो हमारी स्थिति एक्स हो जाएगी। यानी समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय में परिवर्तन हो सकता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है? स्थिति को। तो समय में तो वृद्धि हो रही है, यानी एक्स अक्ष के साइड तो वृद्धि हो रही है, पर वाई अक्ष में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, यानी ये वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। और यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो ग्राफ है वो समय एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? 0, शून्य। सेकंड है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, आपको पता है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसका स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, फिर से उसी तरह से ये समय, और इस तरफ ये हमारा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई स्थिति समय ग्राफ। ये हमारा कोण थीटा है जो कि कितना होगा? लेस देन 90 होगा। थर्ड कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि यदि वस्तु एक समान ऋणात्मक कैसा होगा? जो घटता हुआ हो। एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, यानी वस्तु कैसे गतिमान है? एक समान ऋणात्मक वेग से। उस स्थिति की हम लोग बात कर लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहां पे हमने लिया समय, और इस तरफ हमारी क्या आ जाएगी? स्थिति। देखिए फिर यहां पे भी हमने गड़बड़ किया हुआ है, स्थिति। इस साइड हमारी क्या होगी? स्थिति, क्योंकि स्थिति समय ग्राफ का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। कैसे होगा?
इस तरीके से होगा। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? देखिए, ऋणात्मक वेग है यानी समय के साथ स्थिति में बदलाव जो होगा वो बढ़ते क्रम में नहीं होगा, घटते क्रम में होगा। यानी विस्थापन में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। विस्थापन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए, एक्स अक्ष पे समय है, आगे की ओर बढ़ रहा है, वाई अक्ष पे स्थिति या विस्थापन है, कैसे हो रही है? नीचे को आ रही है। तो ये क्या है? जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान है और इस कंडीशन में जो थीटा होता है उसका मान कितना होता है? ग्रेटर देन 90 होता है। फोर्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, यदि वस्तु एक समान बढ़ते वेग से गतिमान है, यानी एक समान है और कैसे? बढ़ता हुआ वेग है। यदि वस्तु एक समान, और देखिए हम कह रहे हैं कि यदि वस्तु, फोर्थ कंडीशन है, यदि वस्तु बढ़ते वेग से गतिमान है, यानी समय के साथ उसके वेग में वृद्धि हो रही है, उस स्थिति में स्थिति समय ग्राफ, उस कंडीशन में स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा? ये एक्स अक्ष, ये ओ, इस साइड समय लेंगे, इस तरफ हमारी स्थिति आ जाएगी, और जो स्थिति समय ग्राफ है, क्योंकि देखिए बढ़ता हुआ वेग है यानी असमान गति है तो वक्र के रूप में आएगा। ये हमारा स्थिति समय ग्राफ आ गया। यहां पे हम बात करें फिफ्थ कंडीशन की, कि यदि वस्तु घटते वेग से गतिमान है, वस्तु जो गति कर रही है वो कैसे वेग से कर रही है? घटते वेग से। उस स्थिति में ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए फिर से, ये मूल बिंदु, ये समय, इस साइड स्थिति, और हमने कहा जो स्थिति समय ग्राफ है वो ऐसे आता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि जब हमने कहा बढ़ता वेग है तो वक्र के रूप में तो है, पर इस तरीके से आ रहा है हमारा वक्र, और जब घटता है तो वो इस तरीके से, तो हमें पता कैसे लगे कि ये बढ़ता हुआ ये घटता हुआ है? उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हमने दो बिंदु ले लिए, हमने कहा ये ए बिंदु है और हम कह रहे हैं ये हमारा बी बिंदु है। जिस बिंदु पर भी हमें वेग को देखना हो उस बिंदु पे हम क्या करते हैं? स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। जैसे हमने यहां पे हम बात करें, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये हमारा कोण हो गया थीटा। एक इस बिंदु की बात करें, यहां पे हमने स्पर्श रेखा खींची इस बिंदु पे और ये कोण हो गया हमारा थीटा 2। और यहाँ पे आप अगर दोनों कोणों की तुलना करें तो आप देख रहे हैं हमने थीटा 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है? थीटा 2 बड़ा है किससे? थीटा 1 से। अगर उसी तरीके से जब हम घटते वेग की बात करें तो वहां पे भी हम दो बिंदु ले लें। हमने एक बिंदु ए लिया यहाँ पे, इस बिंदु पे भी स्पर्श रेखा खींच दी, ये थीटा 1। एक बिंदु हमने बी लिया, उस पे भी हमने स्पर्श रेखा खींच दी, थीटा 2। कोण ले लिया, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, और यहाँ पे भी तुलना करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा 1 किससे बड़ा है? थीटा 2 से। यहाँ पे दूसरा कोण बड़ा था, यहाँ पे पहला कोण बड़ा था। अब इसकी हम बात करें कैसे? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वस्तु का वेग होता है वो समय स्थिति वक्र की प्रवणता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या उसके बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वेग, v किसके बराबर होता है? tan थीटा के। अगर हम थीटा के मान की बात करें, थीटा का मान कैसे होता है? अगर हम बात करें कि tan 0, तो आप कहेंगे tan 0 का मान कितना होता है? 0। और tan 90, या बीच में भी ले लेते हैं tan 45, आप लोगों को पता होगा उसका मान कितना होता है? 1। और अगर हम लोग बात करें tan 90 की,
तो tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। यानी अगर कोण का मान 0 से 90 की ओर चले, यानी उसमें बढ़ोतरी हो, तो tan के मान में भी वृद्धि होती है। tan 0 का मान 0 होता है, जबकि tan 90 का मान इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कोण का मान बढ़ने पर tan का मान बढ़ता है और कोण का मान घटने पर tan का मान घटता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए यहाँ पे θ1 कम है, θ2 ज्यादा है, यानी कोण बढ़ रहा है a से b पे, और अगर a से b पे कोण बढ़ रहा है तो tan का मान बढ़ेगा, और tan का मान बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, यानी वेग में वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे हमने शब्द क्या यूज किया है? बढ़ते वेग से। यहाँ की हम बात कर रहे हैं θ1 और θ2 की तुलना कर रहे हैं। जब a से हम लोग b पे जा रहे हैं तो कोण में कमी हो रही है। अगर कोण में कमी हो रही है तो tan के मान में कमी होगी, और tan के मान में कमी होगी तो वेग में कमी होगी, यानी a से b तक जाने पे वेग का मान घटता है। इसलिए हमने कहा ये क्या है? वस्तु घटते वेग से गतिमान है। अब एक लास्ट और कंडीशन ले लेते हैं, जिसको स्पेशल कंडीशन हम कहते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि समय में परिवर्तन बिना स्थिति में परिवर्तन हो, यदि समय में परिवर्तन बिना स्थिति में परिवर्तन हो, यानी कोई इस तरह की कंडीशन है कि समय में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, इस साइड हमने लिया समय और इस साइड हमने ले ली स्थिति। वाई एक्स पे हमने क्या लिया है? स्थिति लिया है। ये कह रहा है समय में परिवर्तन बिना, समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी एक्स एक्स पे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वाई एक्स पे परिवर्तन हो रहा है। तो ग्राफ की बात करें, सबसे पहले ग्राफ ऐसा आएगा। हम कह रहे हैं समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अगर आप ये बात सोचें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि समय में तो परिवर्तन हो जाए, समय में तो परिवर्तन ना हो, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। जैसे मैं अपनी बात करूं, यहां पे मैं हूं, समय में तो कोई परिवर्तन ना हो और मेरी स्थिति बदल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर स्थिति में परिवर्तन होगा तो टाइम भी जरूर ही चेंज होगा। समझ रहे होंगे ना बात को? अगर समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है? अमान्य है। ये कंडीशन अमान्य स्थिति, यानी यदि समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो स्थिति में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। कुल 6 भागों में हमने इसको पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर समय को लिया जाता है और वाई अक्ष पर वेग को लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वेग समय ग्राफ की ही, कि एक समान गति से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन निश्चित नियत रहता है, यानी समय के साथ वेग नहीं बदलता है, अर्थात वस्तु नियत त्वरण के अंतर्गत गति करती है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, देखिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा। इस साइड हमने क्या ले लिया? समय, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इस साइड हमने क्या लिया? वेग। हम कह रहे हैं एक समान गति से गतिमान है, यानी समय के साथ वेग नियत है। तो ग्राफ कैसा आएगा?
सीधी रेखा में आ जाएगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर आएगा। तो क्योंकि समय बढ़ने के साथ जो वेग है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये था एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। अब हम बात करते हैं सेकंड कि एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति, जब कोई वस्तु किसी ऐसे त्वरण के साथ गति करती है जिसका मान समान रूप से बदलता है, यानी आप कह सकते हैं जिसके मान में समान रूप से वृद्धि होती है। इस साइड में हम कह रहे हैं समय, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस साइड हमने क्या लिया, वेग। तो हम कह रहे हैं वेग में समान समांतरालों में समान रूप से वृद्धि होगी। तो जो वेग समय ग्राफ होता है वो समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, एक समान त्वरित गति के लिए गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होता है जो समय अक्ष के साथ निश्चित कोण बनाती है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के वेग में समान समांतराल में असमान रूप से परिवर्तन होता है तो गति असमान त्वरित गति कहलाती है। और असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। ये ओ, ये एक्स, ये वाई, एक्स एक्स वाई एक्स, इधर समय यानी ये समय एक्स हो जाएगी और इधर क्या है, वेग। तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक वक्र के रूप में होगा। ऐसे भी हो सकता है और एक्स एक्स ओ सीधे बन जाओ भाई, वाई एक्स समय वेग। ऐसे भी हो सकता है, वक्र के रूप में भी हो सकता है, और असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में भी हो सकता है। तो इस साइड समय था, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, और इस साइड क्या था, वेग था। तो ये था वेग समय ग्राफ, जब वस्तु एक समान गति से चल रही है और जब वस्तु एक समान या असमान त्वरित गति कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा त्वरण का निर्धारण। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है और वह एक समान त्वरित गति कर रही है। आप लोगों को पता है कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो उसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इधर हमने ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, उधर हमारा समय है, तो इधर हमारा क्या है, तो एक समान त्वरित गति कर रही है तो वेग ये हमारा हो जाएगा। हम कह रहे हैं जब टाइम t1 है तब
वस्तु का वेग u1 और जब टाइम t2 तो वस्तु का वेग u2। ये थीटा, ये a, ये b और ये हो गया c। कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज की बात करें, ये t2 समांतराल है तो हम कहेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गतिमान है। किसी क्षण t1 पर वस्तु का वेग u1 व क्षण t2 पर वस्तु का वेग v2 है। अतः सूक्ष्म समय अंतराल हम कह सकते हैं, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t जो कितना है t2 माइनस t1 में वस्तु के वेग में परिवर्तन। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, जब टाइम t1 था तो वेग u1 था, जब टाइम t2 हो गया तो वेग बढ़ के कितना हो गया u2। तो आप कह सकते हैं वेग में परिवर्तन हमारा हो जाएगा u2 माइनस u1। अगर हम कहें वस्तु में त्वरण, अगर वस्तु में त्वरण a है तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल। अब त्वरण a है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ u2 माइनस u1 और समय कितना हो गया t2 माइनस t1। हमने कहा ये हमारी पहली समीकरण है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि चित्र में त्रिभुज ABC में, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम कहें tan थीटा तो tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधा यानी BC और बटे AB। और BC का मान कितना, देखिए B से C तक, B पे वैल्यू u1, C पे वैल्यू u2, तो ये कितनी हो गई वैल्यू u2 माइनस u1। उसी तरीके से यानी ये वैल्यू हमने लिख दी u2 माइनस u1 और AB कितना हो गया, A पे वैल्यू t1, B पे वैल्यू t2, तो ये कितनी हो गई t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि तुलना से, जब हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं तो तुलना से क्या हो गया, a बराबर tan थीटा। ठीक है, परंतु हम कह सकते हैं ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, वेग समय वक्र की प्रवणता। tan थीटा क्या होती है, प्रवणता, ये जिसको हम ढाल भी कहते हैं। tan थीटा ये है, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से a tan थीटा के बराबर है, a क्या है, वस्तु में त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, वेग समय वक्र की प्रवणता। जो त्वरण है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर देखिए न्यूमेरिकल है मान लीजिए हमारे पास, और उसमें वेग और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि त्वरण बताइए, तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, जो वेग समय वक्र है, जो वेग समय ग्राफ है, उस वेग समय ग्राफ की हम लोग प्रवणता ज्ञात कर लेंगे और वो प्रवणता ही किसके बराबर हो जाएगी, वस्तु में त्वरण के बराबर हो जाएगी। यहीं पे एक और हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी है, अगर हम कहें कि वेग समय ग्राफ द्वारा विस्थापन,
का निर्धारण। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में होता है। क्या होता है कि वेग समय ग्राफ में निर्धारण में हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यानी अगर हमारे पास वेग समय ग्राफ है और हमें विस्थापन ज्ञात करना है तो हम क्या कह रहे हैं, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो भी आकृति है उस आकृति का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यानी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा विस्थापन आ जाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं, इधर हमने समय लिया, इस साइड हमने वेग लिया, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये हमारी क्या है, वाई अक्ष। हम ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु ए पे थी और वो ए से बी पे चले गए और हमसे ये कहे कि विस्थापन बताइए। तो देखिए वेग और समय के बीच में ये ग्राफ है, तो वो जो ग्राफ है और उस ग्राफ से और समय अक्ष के बीच में जो आकृति आ रही है उस आकृति का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। यानी हमें अगर विस्थापन ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो भी हमारी आकृति आ रही है उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है वो आकृति आयत या चतुर्भुज के रूप में हो, वो त्रिभुज के रूप में भी हो सकती है, समलंब चतुर्भुज के रूप में भी हो सकती है। यानी हमें तो उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते ही विस्थापन का मान ज्ञात हो जाएगा। ये था हमारा वेग समय ग्राफ द्वारा त्वरण का निर्धारण और विस्थापन का निर्धारण।